अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, जो लोग कोरिया आना चाहते हैं, चाहे वो अभी इस मरतबा 2020 या 2021 वाले जिन्होंने इम्तिहान पास किया है, या जो लोग कोरिया में रहते हैं और उनको जो यहाँ पर आकर मसाइल दरपेश होते हैं उस बारे में, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कोरिया आने के बारे में अभी अपना जहन बना रहे हैं और यहाँ आकर जब वहाँ पर तो उनकी सूरत हाल कुछ और होती है और जब यहाँ कोरिया पहुँच जाते हैं तो फिर उनका जहन ऐसे डगमगाता है कि वो कंपनियाँ छोड़ते हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पर वाक़यात उनके साथ पेश आते हैं कि जिन्हें सुनकर इंसान दंग रह जाता है। आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, बाई चांस इनके साथ मुलाकात हुई तो इनके एक दोस्त के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो यहाँ कोरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक सबक आमोज भी है और जो लोग यहाँ कोरिया आएंगे उनके लिए भी एक सबक आमोज जैसा वो मकाम रखता है। तो लिहाजा इस भाई से गपशप करेंगे कि वो ऐसा क्या वाक़या पेश आया और वो उससे आप लोग क्या सीख सकते हैं। वो ये भाई हमारे साथ इस बारे में गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब और सब क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान थोड़ा अपना मुख्तसर तारुफ कराएं हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मैं साउथ कोरिया से हाफिज मोहम्मद लुकमान अब्बास भाई के यहाँ जाना हुआ हमारा, इनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। काफ़ी दिनों से हमारा प्लान बन रहा था। अब्बास भाई भी कह रहे थे चक्कर लगाएं, मुलाकात करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो आखिर आज इनके पास मेरा आना हुआ। काफ़ी इनके साथ गपशप भी हुई। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक जंग से है, सुबह पंजाब जंग से, और इधर साउथ कोरिया में मैं योसू सिटी में रहता हूँ जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाफिज साहब थोड़ा अपना जितना आपको टाइम हो, कितना टाइम हो गया कोरिया में आपको? मुझे राउंड अबाउट 3 साल होने वाले हैं। इनके पहला वीज़ा मेरा और तकरीबन 3 साल मुझे हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब आप पाकिस्तान में थे और जब कोरिया में आए हैं तो क्या आपने जहन में कोरिया के बारे में ख्वाब सजाए हुए थे? कोरिया लोगों को देख देख के बहुत ज्यादा ख्वाब सजाए, और पहला एक्सपीरियंस जो कोरिया के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा, जो शख्स कोरिया आना चाहते हैं उनके लिए यही है कि जल्दी ना करें, किसी भी सूरत जल्दी ना करें कोरिया आने के लिए। सही कि आज कोरिया का प्लान बनाया हमने और यार के बस जैसे कैसे जल्द अज जल्द कोरिया हम 1 साल 6 माह के दौरानी में पहुंच जाएं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 2015 में मैंने कोरिया का सफ़र शुरू किया, लैंग्वेज वगैरह सीखने चले गए, लैंग्वेज सीखते रहे। कमो बेश मुझे 4 साल का अर्सा लग गया था कोरिया एंट्री करते हुए। काफी सफर किया आपने और बहुत ज्यादा मेहनत की, सफर की, माँ बाप की दुआएं और सब कुछ ही था। सफर बहुत ज्यादा किया। सबर तो फिर करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। सबर जो है ना, वो कहते भी हैं कि सबर का फल मीठा होता है। सबर का फल मीठा होता है। और हम है। सब दूसरी बात थोड़ी ये बताएं कि अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आपको 3 साल कोरिया में हुए हैं, तो जो लोग नए आने वाले हैं और जो लोग यहाँ पर पुराने हैं, जो कोई ऐसे गलत काम करते हैं या कुछ उनसे ऐसे काम सरजद हो जाते हैं, तो आप उन आने वाले नए लोगों को क्या नसीहत करते हैं कि उन्हें किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए? क्या उन्हें यहाँ कोरिया में आकर किस चीज से मोहतात रहना चाहिए? पहला सवाल आपने वही मुश्किल पूछ लिया मुझसे। चलो नहीं, एक तजर्बा बंदा अपना शेयर करता है ना कि मैं यहाँ से क्या सीखा मैंने। तजर्बा मेरा यही है, पहला दूसरा और आखिरी बात जो मैं आप कोरिया आने वाले नए लड़कों को बताना चाहूँगा, और आप खैर आपको तो पता होगा सारा क्योंकि आप 10-12 साल से इधर ही हैं। तो मेरा जो 3 साल का अपना तजर्बा है, मेरा पहला और आखिरी तजर्बा यही है कि नए आने वाले लड़के और जो कोरिया में मौजूद हैं जिन्होंने कंपनी फैक्ट्री नहीं बदली, उनके लिए मेरा एक ही तजर्बा, एक ही मशवरा है कि कोरिया आने के बाद फैक्ट्री ना बदलें। जिस फैक्ट्री में आप आए हैं, जिस जगह आप आए हैं, कंटिन्यूसली आप वहीं पे रहें, वहीं पे काम करें, तनख्वाह को ना देखें, ओवर टाइम को ना देखें। लोगों को मैंने देखा है, ओ यार इधर ओवर टाइम नहीं है, इधर ये नहीं है, वो नहीं है, रिहाइश अच्छी नहीं है, जो भी है आप सही किसी भी सूरत कंपनी आपने नहीं छोड़नी। मुझे आज भी शहबाज साहब की एक बात याद है, ओवरसीज में होते हैं शहबाज साहब, आप जानते हो। जब हम 10 दिन की ट्रेनिंग थी गालवन हमारी, जब हम वो करने गए तो
ان کی تقریباً ایک بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے. ہم نے سوال کیا ان سے کہ سر وہاں کوریا میں دوسرے جو ملک ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا سری لنکن جو لوگ ہیں نا، سری لنکن، ان کو میں نے ادھر دیکھا ہے کوریا میں. بس ایک ہی جگہ وہ آ گئے ہیں، کام جیسا بھی ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کمپنی نہیں چھوڑتے. وہ سب سے اچھی خاصیت ان کی یہ ہے. اس لیے پھر یہ بات بھی ہے کہ ان کنٹریز کے لوگ بھی یہاں پر زیادہ ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پر کم ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جس کا بھی تجربہ جی سن لیں. جب ہم آئے تھے کوریا میں، ہماری 42 لوگوں کی فلائٹ تھی نا. جب انشن ایئرپورٹ سے ہم ٹریننگ سینٹر کی طرف گئے، 3 دن وہاں گزارنے ہوتے ہیں، تو ہم پاکستانی وہاں 42 لوگ تھے اور انڈونیشیا کے وہاں 300 لوگ تھے. 300 لوگ تھے. ہم نے خود دیکھا وہاں پہ. صحیح جی، ہم 42 لوگ جا رہے ہیں ایک ہی فلائٹ میں اور وہ 300 کی فلائٹ آ رہی ہے. ہم خود دیکھ کے حیران. اللہ. ہاں جی، یہ ہوتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو بھی نیا آنے والا ہے یا جو پرانا ہے تو وہ کمپنی نہ چھوڑے، تو کمپنی کیوں نہ چھوڑے ہیں؟ کمپنی اس لیے نہ مین چھوڑے. کیا ریزن آپ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کو کمپنی نہیں چھوڑنی چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کمپنی چھوڑتے کیوں ہیں، میں پھر ہی جواب دوں گا نا آپ کو. اصل میں جو لوگ کمپنی چھوڑتے ہیں نا، بعض کس وجہ سے؟ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرا جو دوست ہے نا اس کی کمپنی میں اوور ٹائم زیادہ ہے اچھا. تو میں وہاں چلا جاتا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان سے پیسے کمانے کے لیے آیا ہوں، میں 8 گھنٹے کام کر کے مجھے تھوڑے پیسے بنتے ہیں، مجھے کسی اور کمپنی میں جانا چاہیے. یا پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ وہاں پر میرا رشتہ دار لگا ہوا ہے، میرا دوست لگا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ جا کے رہوں گا تو میں سیٹسفائی رہوں گا. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. کمپنی آپ کوریا میں آ گئے ہیں تو نہ آپ کو کوئی یہاں دوست لے کے آیا ہے، نہ آپ کو گورنمنٹ لے کے آئی ہے، نہ ہی آپ کا کوئی ایجنٹ، نہ ہی کوئی جاننے والے لے کے آیا ہے. یہ آپ سب کو پتا ہے. جی کوریا غالباً وہ واحد ملک ہے جہاں کوئی کچھ نہیں کرتا. سب کچھ آپ نے اور آپ کی قسمت میں کرنا ہے. ٹیسٹ آپ نے دینا ہے، تیاری آپ نے کرنی ہے. کوئی بھی آپ کو لے کر نہیں آتا. اور مین چیز جو کمپنی کا جو مالک ہے، جسے ہم ساجن نیم کہتے ہیں، آپ کا ویزا وہ ایشو کرواتا ہے اپنی گورنمنٹ کے تھرو، گورنمنٹ کے ذریعے سے. تو اس کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس کے پاس رہیں، بجائے کہ آپ آ جائیں. فیکٹری میں اوور ٹائم نہیں ہے، فیکٹری میں کام نہیں ہے، میرے دوست زیادہ پیسہ کما رہے ہیں تو میں بھی زیادہ کمانا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے زیادہ اوور ٹائم والی فیکٹری میں ویزے آ چکے ہیں یا آ جاتے ہیں، وہ ان کی قسمت ہے. اگر آپ کی فیکٹری میں اوور ٹائم نہیں ہے تو یہ آپ کی قسمت ہے. اور ایک چیز میں بتانا چاہوں جو ہم اکثر پاکستان میں سوچتے ہیں، اگر اسی بات کو ہم سوچ لیں تو فیکٹری بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بات یہی ہے کہ ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں، جب ویزے کا انتظار کرتے ہیں، دل میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ویزا آ جائے، کسی طرح کوریا پہنچ جائیں. جو مرضی ہے ہم وہیں رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اسی فیکٹری میں رہیں گے. لیکن ویزا آ جانے کے بعد وہ خیالات نہیں رہتے. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ کوریا پہنچ جائیں، بس کمپنی نہیں بدلیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. جیسے جیسے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں، پیچھے بھی معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گھر وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں. سب آپ کو پتہ ہی ہے سارا. ایسا ہی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ پنجابی کہتے ہیں بندہ پاٹن لگ جاتا ہے. پھر وہ حالات ہوتے ہیں. تو بس اپنا ماضی یاد رکھیں. پاکستان میں جو ہم محنت کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں خاص کر کوریا کے لیے، اس کو یاد رکھیں تو فیکٹری چھوڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور اسی لحاظ سے ایک بات اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں جو پاکستانی ایمبیسی کی جو HRD کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ان سے ہم لوگوں نے بات کی فلائٹ کے اوپن کے حوالے سے، یا جو پاکستانیوں کو بھی اس سلسلے میں شروع کیا جائے کہ پاکستان کی فلائٹ شروع کی جائے، تو وہاں پر انہوں نے ایک مین پوائنٹ یہی اٹھایا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بات بولیں کہ جب آپ کوریا آ جاتے ہیں تو ود آؤٹ اینی ریزن آپ کمپنی کو نہ چھوڑیں. یہ بات جو پاکستانی ایمبیسی کے جو لوگ وہاں ملنے گئے تھے مجھے ان لوگوں نے بتائی تھی. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو کوریا میں رول بنا ہے نا پچھلے سال، یعنی کہ 14 اکتوبر 2021 سے، کہ جو بندہ کمپنی میں 1 سال کام کیا ہوگا تو وہ دوبارہ واپسی اسی کمپنی میں بغیر ٹیسٹ کے آ سکتا ہے. یہ رول بالکل کوریا میں لاگو ہو چکا ہے، لیکن اس رول میں پورے کا پورا نقصان جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. آنے والے وقتوں میں، مہینے میں، 2 میں، 6 میں، سال سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ فیصلہ دوبارہ
उन कोरियन मालकान के हक में जाएगा कि जो लोग खुद जानकर विदाउट एनी रीजन के कंपनी छोड़ते हैं। अगर कोई इस तरह कंपनी छोड़ते हैं तो हो सकता है कि ये रूल दोबारा तब्दील हो जाए कि जो लोग कंपनी खुद छोड़ते हैं और वो दोबारा जो पाकिस्तान वो एक टेस्ट के बगैर आएंगे तो वो हो सकता है कि ये रूल ख़त्म हो जाए। जो बंदा कंपनी खुद छोड़ेगा उसके लिए मसला क्रिएट हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर जो रहने वाले जो हमें देख रहे हैं या जो पाकिस्तान में बैठे हुए हमें देख रहे हैं, उन लोगों को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ अगर एक तो कंपनी ना छोड़ें और जो यहाँ पर रहते हैं अगर आपने अगला वीज़ा लेना है तो आपको लाजमी उसी कंपनी में काम करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में आप ये खबर के बारे में भी सुनेंगे। इसके अलावा आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जो कुछ लोग जो फ्रेश लोग आने वाले हैं अभी इस महीने भी जनवरी में भी तकरीबन एक फ्लाइट तो 2 फ्लाइटें तो आ चुकी हैं, अभी 2-3 मजीद भी आएंगी जिनमें फ्रेश लोग भी होंगे। बेशक ये अच्छा इकदाम है कि फ्रेश लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। जो लोग ओवरसीज़ को HRD को काफ़ी बुरा भला कहते हैं कि वो वहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहे, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। डायलॉग के ज़रिए उन्होंने HRD कोरिया से बात की कि पाकिस्तानी वर्कर्स को फ्रेश को बुलाया जाए, रिटर्नीज़ को बुलाया जाए, तो काफ़ी कुछ वो मेहनत कर रहे हैं जैसे जैसे हमें पता चलता है। ये बात नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, तो ये बात बिल्कुल अपने जहन से आप निकाल दें। जब हमारे वीज़े नहीं आ रहे थे तो हम भी यही सोचते थे कि यार ये ओवरसीज़ और ये सारे लिए लोग सही काम नहीं कर रहे, लेकिन जब हमारा वीज़ा आया हमने वहाँ ट्रेनिंग की, हमने वहाँ उनकी बातें सुनी, सब कुछ हमें पता लगा, आहिस्ता आहिस्ता हमें सब कुछ पता लगा। तो ये बात जहन से निकाल दें कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे, और यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है। और ख़ासकर वहाँ झूठ ना बोलें, जिनके नए लड़कों के वीज़े आ रहे हैं जाली अपना सर्टिफिकेट ना बनवाएं कोरोना के वाले से। हाँ, ये जो वैक्सीन लगवाई हुई है, वैक्सीन अपनी आप लगवाएं, कोई इतना इशू नहीं है। आपका वीज़ा आ भी जाता है तो जल्द से जल्द आप वैक्सीनेशन तकरीबन 21 दिनों में आपकी मुकम्मल हो जाती है। तो एक डोज आप आज लगवा लें, जैसे ही वीज़ा आया 21 दिन या 29 दिन या 27 दिन, उसके फौरन बाद आप अपनी दूसरी वैक्सीनेशन करवा लें और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। बड़ा एक बात ये बताएं कि आप भी कोरिया में 3-4 साल हो गए और माशाल्लाह आप सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी रखी हुई है, तो जब आप कोरिया में आए थे उस वक्त भी आपकी दाढ़ी थी, या अगर दाढ़ी थी तो यहाँ पर अगर कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा इस वजह से? दाढ़ी के हवाले से यहाँ कोई मुश्किलात नहीं देखी हमने, किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सही। और आपको एक बात बताता चलूँ, मेरी तो पाकिस्तान में दाढ़ी थी ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। मैंने दाढ़ी भी इधर आके ही बढ़ाई है मेरी, इधर आके। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके चेहरे के ऊपर दाढ़ी शरीफ है तो उसे बिल्कुल ना कटवाएं, और अगर आपने नहीं रखी हुई तो आप इस बेस पर वो यहाँ पर ना रख के, यानी कि ये ध्यान बनाए कि मैं जाऊँगा तो वहाँ मुझे मालिक रख लेगा या मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। हर बंदे की अपनी नेचर होती है, लेकिन ये एक सुन्नत मुबारक है। सुन्नत मुबारक का कोई ऐसा सुन्नत के मुताबिक कोई भी अमल किया जाए तो उसमें ये बंदा सोच नहीं सकता कि उससे नुकसान हो, लाजमी तौर पर उससे फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के यहाँ कोरिया में तकरीबन 3100 के करीब E9 वर्कर हैं जो यहाँ इस वक्त कोरिया में मौजूद हैं, और इसके अलावा बाकी G1 पे या स्टूडेंट पे या दूसरे तादाद इससे ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान की निस्बत नेपाल के यहाँ पर 31,000 के करीब लोग हैं, और वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान का जैसे कॉन्ट्रैक्ट HRD के साथ हुआ था उनका इनके पाकिस्तान के बाद हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो वो लोग आते हैं यहाँ पर वो काम करते हैं और सिर्फ काम की घर से ही आते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो काम करने के लिए आते हैं और उसके साथ साथ वो लैंग्वेज की तरफ तवज्जो देते हैं। यहाँ आकर आप ये ना सोचें कि बस हम कोरिया आ गए अब हमारा काम ख़त्म हो गया। कोरिया हर बंदे को आगे बढ़ने के बराबर मौके देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लोग यहाँ आकर किस तरह अपने आप को मैनेज करते हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, लाजमी नहीं है कि हर कंपनी में मामला सही हो। कुछ कंपनीज में ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ख़तरनाक काम होता है और आपके बस से बाहर होता है, और जो है ना वहाँ से अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो लीगल प्रोसेस है। पहले 3 सालों में आप 3 दफ़ा, और जो 1 साल 10 महीने का वीज़ा होता है उसमें आप 2 दफ़ा, यानी कि पहले वीज़े में 4 साल 10 महीने के वीज़े में आप 5 मरतबा कंपनी छोड़ सकते हैं अगर कोई रीज़न हो। अगर इस रीज़न के तहत अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो फिर आपका चांस भी ज़ाया नहीं होता, और जब आप वापसी वीज़े के लिए दोबारा वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बगैर टेस्ट के भी आ सकते हैं।
लेकिन जो लोग खुद बहाना बना लेते हैं किसी तनख्वाह की वजह से या किसी और वजह से, जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, कोई आपको चोट लग जाती है और आप मालिक के ऊपर बगैर बगैर किसी दूसरे की बात कहे के ऊपर आप सांझे बूम ओपन करवा देते हैं, जबकि मालिक आपको कहता भी है कि सारा कुछ मैं अदा करूंगा। जब आपके साथ मालिक कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर आपको मालिक के माइंड के मुताबिक चलना चाहिए। अगर आपके साथ मालिक ज्यादती करता है, आपको मारता है, आपको गालियां निकालता है, या आपके साथ काम करते हुए आपसे इतना काम लेता है जो आपके जिस्म बस की बात नहीं होती, तो फिर आप धब्बों में शिंगू करके उसके खिलाफ कंपनी इजीली आप छोड़ सकते हैं, जिसमें मालिक को नुकसान होता है, आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन विदाउट एनी रीजन के आप अपना बहाना बना लें कंपनी छोड़ने की खातिर, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या मुझे कोई और मसला है या मुझे छुट्टी नहीं दे रहा मालिक, इस तरह यानी कि ये बहाने बनाकर इस तरह करते हैं, तो इसका जो असर होता है वो उन लोगों पर होता है जो पाकिस्तान में वेटिंग में बैठे हुए हैं। अब 300 से लेकर 500 ऐसे लड़के हैं जो 2018 वाले एक्सपायर हो चुके हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि वो कितने लड़कों ने मेहनत की थी और किस तरह उन्होंने अपने पैसे जमा करके इस तरह खर्च किए थे, मेहनत की थी, पास किया था, लेकिन अब वो एक्सपायर हो गए हैं। जितना अच्छा यहाँ पर एक वर्कर आकर काम करता है वो दूसरे बंदे का रास्ता खोलता है। अब जब हम रास्ते में थोड़ा बाहर घूम रहे थे तो भाई ने मुझे एक वाक्य बताया एक दोस्त के बारे में कि उसने जैसे ही ये रूल तब्दील हुआ है, ये कंपनी जिसने 1 साल काम किया है, तो वो उसकी जो है ना जो आंखें थी वो निकल कर बाहर आ गई और वो ऐसा समझता है कि जैसे वो कोरिया का सदर लग गया है। अब उसके लिए हर किस्म का जो मसला है वो बिल्कुल आसान हो चुका है। ये भाई भी थोड़ा उस बारे में आपको बताते हैं। उस बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। जी जी जी। सबसे पहले मैंने बात की कि आप कंपनी ना बदलें, किसी भी सूरत ना बदलें, लेकिन अगर सॉलिड रीजन है आपके पास, कोई काम ज्यादा मुश्किल है या आपकी समझ से ही बाहर है, काम का बोझ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वजनी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मसला नहीं है अपने आप को तंग करने का कि यार कल को नहीं लगा रहता हूँ या जो भी है। अगर काम ज्यादा मुश्किल है तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। कंपनी के मालिक से बात करें कि ये साजंग ने ये काम मेरी जो है ना मेरे बस से भी बाहर है, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो आपको छोड़ देगा, वो इतना कोई इशू नहीं है। एक तो ये बात इधर हो गई। दूसरी बात भाई ने पूछी, महीना 1.5 महीना पहले एक एक्सपीरियंस हमारी आंखों से गुजरा है, वो आपसे लाजमी शेयर करता चला जाऊंगा। जैसे ही ये रूल चेंज हुआ तो उसके बाद काफ़ी लड़कों को मैंने खुद देखा है। मिसाल के तौर पे 14 नवंबर की तकरीबन वो दिन था, 14 नवंबर जी जी 14 नवंबर को वो कानून पास हुआ कि जो आखिरी 1 साल अपने वीज़े का एक ही फैक्ट्री में लगाएगा तो उसको वो पाकिस्तान में दोबारा टेस्ट से बरी होगा। टेस्ट अपना ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, दोबारा अगले 5 साल के वीज़े पे वो आ सकता है। जैसे ही ये कानून पास हुआ तो लोगों की आंखें बाहर आई। ये जैसे भाई बता रहे थे अब्बास भाई, लोगों की आंखें वाकई ही बाहर आई। मेरे खुद एक्सपीरियंस से ये चीज़ें गुजरी हैं, 1-2 लोगों को मैं भी ऐसा देखा है, मैं जानता हूँ। तो 14 तारीख को ये कानून पास हुआ और 16 को या 17 तारीख को उन्होंने जनाब साथ ही काम नहीं करना जी, इधर क्यों नहीं करना, बस वैसे ही नहीं करना, इधर कहीं और करना है, अब यहाँ दिल नहीं लगता, ये काम ठीक नहीं है। इस तरह की बातें होने लगी कि यार ये काम ठीक नहीं है। हालांकि ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है, ये कोई सॉलिड रीजन नहीं थी। जब मैं सोचा यार ये 3 साल से तो इसी जगह लगा हुआ था, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहा था, क्या वजह बनी? तो 1-2 दिन में ही बस ये काम नहीं करना मैंने। तो जब दिमाग लड़ाया, जहनी अपने घुमाया, तो सारी बातें समझ में आई कि यार ये सारा ये जो कानून पास हुआ है ना, इसकी वजह से हुआ ये सारा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो उसके बाद जनाब जब और ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर हुआ, फिर उन लोगों से पूछा कि आप फैक्ट्री क्यों छोड़ना चाहते हैं या क्या मसला है? यार यहाँ फिर ओवर टाइम नहीं है, यहाँ पैसे की घर से आए हैं, यहाँ पैसा कमाने आए हैं। तो मैंने कहा यार जिन लोगों का वीज़ा ओवर टाइम वाली फैक्ट्री में आ गया है, ये उनकी किस्मत है। जी जी। जैसे हम हैं, हमारे फैक्ट्री में कोई खास ओवर टाइम नहीं है, ना ही कभी महसूस हुआ है कि कोई ओवर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, संगन अफसो। तो ये हमारी किस्मत है। और नहीं यार, नहीं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। खैर वो उधर चले गए, दोस्तों की बातों में आके। ज़्यादा ये दोस्त ही काम खराब करते हैं, यार को पता ही है। जी जी। तो ओ यार छोड़, तू मेरे पास आ जा। और जो मुहाजिर टाइप लोग होते हैं, ओ छाड़ यार इधर तू मेरे को आ जाना, इतने दोवें भरा रवांगे, इतने रिहायश चंगी है, इतने ओवर टाइम बहुत है, नाइट दे इतने पैसे मिलते हैं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद तो देखा लोगों को
फैक्ट्री बदलने लगे दोस्तों की बातों में आके। खैर फैक्ट्री इन्होंने छोड़ी, फैक्स ली इधर से। साजन ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। खैर वो छोड़ के चले गए दोस्त की फैक्ट्री में सीधा। अच्छा, वो जब आप बात बता रहे थे कि वो जब चला गया तो मालिक ने क्या बोला हाँ आपको? ये चीज, ये हकीकत है, बड़ा ये चीज पॉइंट वाली बात बिल्कुल है। बिल्कुल ये हकीकत बात है, और मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ, मैं झूठी बात नहीं कर रहा। हाँ, तो मालिक दूर से खड़ा हमें देख रहा था, मैं था, मेरे साथ एक लड़का और था। तो दूर से आया तो हमें भी समझ लगी कि अब ये कुछ ना कुछ हमें लाजमी बात कहेगा। सही। दूर से उसको हमने देख लिया था, उसके जो थे ना उसके चाल चलन और उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका स्टाइल, कि लाजमी हमें अब कुछ ना कुछ कहेगा। खैर उसने हमें बुरा भला नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी फीलिंग का इजहार किया। उसने हमें बताया कि यार वो लड़का चला गया तो मामी आपा, यानी कि मुझे यार ये कुछ ना बहुत तकलीफ हुई है थोड़ी सी ना, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे ये ना। कोरिया में ना प्यारे भाइयों, कोरिया में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है माम अप्पायो, यानी कि जब वो कोई इनको जैसे इनकी जो फीलिंग्स हो ना वो डिसहार्ड हो ना, तो उसके लिए वो कहते हैं कि इसके लिए इसे एक लफ्ज बोलते हैं सिंह की हंजो है, कि मेरा जो दिमाग है ना वो सही तरह काम नहीं कर रहा। या माम अप्पा यानी कि मेरा जो शिनजांग है, दिल है ना, तो मेरा जो दिल है वो टूट गया। इस तरह के वो फीलिंग्स वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात उसने की कि मेरी माँ अप्पाइयों के वो लड़का चला गया, मैंने कितनी से मेहनत से वो बुलाया था। अब उसके जाने से उसका काम तो नहीं रुकेगा, और जहाँ पे भी वो जाएगा वहां पे भी काम करके पैसे लेगा। ये याद रखें कि पूरे कोरिया में बेसिक सेम है। जो ऊपर जितना ज्यादा काम करेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं। बाकी हर जगह बेसिक सेम होती है। इसमें चाहे आप खीसुल बन जाए, टेक्निकल इंजीनियर बन जाए, या आप नॉर्मल काम करें, बिल्कुल आप सेम होती है। लेकिन जब वो इसका दिल टूट जाता है किसी मालिक का, तो फिर वो यही समझता है कि था तो करते हो, कि जिस तरह इसकी मोरिया दिमाग है, बाकियों का भी दिमाग ऐसे होगा। फिर वो शीरो करते हैं, वो कहते हैं कि ये अगर ना भी आए तो बेहतर है। तो अब माजी बाप जो कहते हैं ना कि आखिरी जो बात है, क्या दोस्तों को कहेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। आपने कहा कि काम नहीं रुकते, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग यहाँ काम सीख के यही सोचते हैं अगर हम ना रहे इस फैक्ट्री में तो काम नहीं चलेगा, मालिक हमारी मिन्नतें करेगा कि आप छोड़ के ना जाएं। ऐसी बात नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ, मुझे आज भी याद है हम शुरू में जब आए थे तो 5वां महीना था गालबन, और 5वें महीने में हमारी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा। तो सुबह सवेरे खाजंग नेम जो हमारे मैनेजर टाइप होते हैं उन्होंने मीटिंग की। इतना ज्यादा काम होने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि लड़के कुछ ठीक काम नहीं कर रहे, सारों की उन्होंने बात की फैक्ट्री में, तो उन्होंने मीटिंग में ये बात कही कि आप ये ना समझे कि फैक्ट्री में काम है तो आप नखरा करेंगे, जो जाना चाहता है अभी छोड़ के जा सकता है, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये बात की। आप चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो ये बात इधर रह गई। और माजी मक और आखिरी बात आज की जो हमारी जो बहस का लुब्बे लुबाब था, जो हमारा जनाब मुद्दा था, वो आखिरी बात पे है। फिर जब वो लड़के जो 2-3 एक्सपीरियंस से गुजरे जिन्होंने फैक्ट्रियां छोड़ी, उनमें से एक के फिर जैसे जैसे मालूमात आगे बढ़ी, गुफ्तगू हुई और दोस्तों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने बताया ये कि पता ये चला कि जो लोग दोस्तों की बातों में आ गए, दोस्तों की वजह से फैक्ट्री छोड़ के दूसरी फैक्ट्री में चले गए थे, दोस्तों की फैक्ट्री में जहाँ ओवर टाइम ज्यादा था या काम ज्यादा था। तो वहां जाने के बाद पता ये चला कि 20-20 दिन, एक माह गुजर गया, वहां उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सका। कॉन्ट्रैक्ट करवाने से पहले कोरियन जुबान में एक लफ्ज होता है शिंगो हादा, शिंगो करना। तो पता चला कि वहाँ के जो साजिंग नेम थे, फैक्ट्री के मालकान थे, उन्होंने नवंबर में शिंगो तक नहीं, उनकी अभी तक नहीं हुई थी, 1 माह गुजर गया था। जो कहते थे कि आप हमारी फैक्ट्री में आ जाएं, फौरन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जी, तो इस ऐसे हालात होते हैं यहाँ पे। इस लिहाज से पहले दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को के लिए ये जो थोड़ी हमारी गुफ्तगू थी एक मददगार साबित होगी। आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लिहाजा आप अपना ख्याल रखें, अपने जहन का भी ख्याल रखें। जब आप किसी दूसरे के ऊपर देखते हैं तो फिर हर किसी का ये एक नेचर है कि बंदे का जहन डगमग होता है, लेकिन जितना आप खुद अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, जो आपको रब ने दिया उसमें शुक्र अदा करेंगे, और बल्कि ये दुआ करनी चाहिए कि रब ताला जो मुझे दे रहा है इसमें बरकत दे। अगर बरकत हो तो थोड़ा सा हो वो काफ़ी होता है, और अगर बरकत ना हो तो बहुत ज़्यादा भी थोड़ा होता है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।